हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में डिफरेंट इंटीग्रेशन के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने इससे पिछली वाली लेक्चर में डिफरेंट इंटीग्रेशन के ऊपर 2 पॉइंट बतलाया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो, जाके आप देख सकते हैं, तब आगे की लेक्चर समझ में आएगा आपको। पहले पीछे से देखना शुरू करें, तब आगे की ओर बढ़ें। सारा रहेगा यूट्यूब चैनल पे, आप कभी भी देख सकते हैं, वो हटने वाला नहीं है। उसमें मैंने 2 पॉइंट बतलाया था। जो सेकंड पॉइंट था उसमें मैंने बतलाया था जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया, मतलब एरिया के एल्जेब्राइक सम को रिप्रेजेंट करता है। एल्जेब्राइक सम बोले तो नॉर्मल सम, जिसको प्लस, जो प्लस में है प्लस, जो माइनस में है माइनस, मतलब माइनस को माइनस बोल रहा है और प्लस को प्लस बोल रहा है। डिफिनिट इंटीग्रेशन एक फिक्स वैल्यू देता है, आंसर देता है, तो वो किसको डिनोट करता है? एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया को डिनोट करता है। वो पॉइंट 2 मैंने बतलाया था। तो पॉइंट आगे बढ़ते हैं पॉइंट 3 पे। ठीक है, पॉइंट 3 में ये लिखा हुआ है, इफ़ वी कैन इंटीग्रेट, तो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स को आप इंटीग्रेट किए ए टू बी में, मतलब ये लिमिट लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये लिमिट किसका वैल्यू होता है? इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या? एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू है ये ए टू बी। ठीक है, तो कोई फंक्शन को आप क्या किए? इंटीग्रेट किए ए टू बी में। देन एफ एक्स इज डिफाइंड इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ये लिमिट जो है ये किसका वैल्यू है? एक्स का। वही लिखा हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, अगर आप कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ए टू बी में, तो वो फंक्शन इंटीग्रेट तभी होगा जब वो फंक्शन ए टू बी में डिफाइन होना चाहिए। जब क्लोज इंटरवल ए टू बी लिखा हुआ है, मतलब ए से बी के बीच सारे पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए और ए और बी दोनों पे डिफाइन होना चाहिए। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो? ए टू बी का मतलब ए और बी के बीच सारा इसमें मौजूद है और ए और बी खुद मौजूद है। अगर ओपन इंटरवल लगा रहता तो ए टू बी के बीच सारा मौजूद होता और ए बी मौजूद नहीं होता, लेकिन यहाँ तो क्लोज इंटरवल लगा हुआ। इस पॉइंट का मतलब समझ में आया क्या? अगर आप कोई फंक्शन एफ एक्स को, कोई फंक्शन हो, एफ एक्स मैंने एक जनरल फंक्शन ले लिया, आप उसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं ए टू बी में, एक जगह कुछ भी हो सकता है, वो तो लिमिट है ना। एक मैंने थ्योरी समझाने के लिए ए टू ए ले लिया और अपर लिमिट बी ले लिया, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। वो फंक्शन इंटीग्रेट तभी होगा जब वो फंक्शन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच के सारे पॉइंट पे, यहाँ लोअर लिमिट जैसे ए है, अपर लिमिट बी है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच के सारे पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए और लोअर लिमिट पर भी डिफाइन होना चाहिए और अपर लिमिट पर भी डिफाइन होना चाहिए, तभी वो फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ ए टू बी में डिफाइन होना चाहिए और ए और बी पे खुद डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मतलब 10x कोई फंक्शन है क्या, उसको आपने π/4 से 3π/4 के बीच इंटीग्रेट करना है। इसी मतलब एफ एक्स की जगह क्या है? 10x, और एक जगह क्या है? π/4 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट बी की जगह क्या है? 3π/4। मतलब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जब वो फंक्शन, मतलब 10x, इसी को इंटीग्रेट करना है। एफ एक्स जगह क्या है? 10x, मतलब 10x को आप इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जब π/4 से लेके 3π/4 के बीच जितने भी पॉइंट आ रहा है सभी पर 10x डिफाइन होना चाहिए और इस पर भी डिफाइन होना चाहिए और 3π/4 पर भी डिफाइन होना चाहिए, तभी आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब 10x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा π/2, π/4 मतलब 45 डिग्री, 3π/4 का मतलब 40 से 120 और 135 डिग्री। ठीक है, मतलब 45 डिग्री के बीच और 135 डिग्री के बीच कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर 10x अनडिफाइंड हो जाएगा। π/2, 10 π/2 आप जानते हैं अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए लिखा हुआ नॉट पॉसिबल। क्योंकि थ्योरी ये कहता है ए टू बी में सारे पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट पर अनडिफाइंड हो गया तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। सारे जितना भी पॉइंट आ रहा है सभी पर होना चाहिए, लेकिन इसमें एक पॉइंट π/2 आता है, मतलब 90 डिग्री, उस पर अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एट एक्स इक्वल टू π/2, देन 10x इज अनडिफाइंड, देन 10x इज
अनडिफाइंड। तो क्या सर फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। कैसे होगा सर? अगर आप इस इंटरवल में करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप तो बात ये आता है कि सर इसका होगा कि नहीं होगा। वही मैंने यहाँ पे बतलाया है, वी कैन इंटीग्रेट सच फंक्शन, मतलब अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे। आप समझिएगा, जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है, मतलब जिस पॉइंट पे 10x क्या है? फंक्शन है। मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है, 10x किस पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा? π/2 पे। उस पॉइंट पे हम फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। मतलब π/2 पे अगर फंक्शन 10x अनडिफाइंड होता है, उस पर हमें क्या करना है? दो पार्ट में इंटीग्रल को ब्रेक कर देना, एक π/2 से पहले, एक π/2 से बाद में। वही लिखा हुआ है। किस पे ब्रेक किया मैंने? π/4 से π/2 से जस्ट पहले। π/2 माइनस का मतलब क्या हुआ? π/2 से पहले। ये माइनस लगा हुआ नहीं है, मतलब इसका मतलब हुआ माइनस साइन का मतलब π/2 से जस्ट पहले। इसके बीच में ब्रेक कर देना है। प्लस π/2 प्लस मतलब π/2 से जस्ट आगे, और 3π/4 के बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा। पॉइंट 4 ये लिखा हुआ है, इफ a to b f(x) dx बराबर 0, देन इन a to b देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ f(x)। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट 4 का मतलब क्या हुआ? पॉइंट 4 ये कहता है, अगर आप कोई फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट किए a to b में, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट है, ये तो x का वैल्यू है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, जो लिमिट होता है वो किसका वैल्यू होता है? इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है? x। मतलब ये क्या है? x का वैल्यू है। अगर कोई फंक्शन f(x) डॉट dx को इंटीग्रेट किए a to b में, मान के लिए उसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। कोई फंक्शन होगा, उसको इंटीग्रेट करने पर आंसर 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। देन इन ओपन इंटरवल ऑफ a to b देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ f(x)। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आप एक चीज बताइए आप हमको, किसी भी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, मतलब ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन 0 है, मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, क्योंकि लिमिट लगा हुआ है, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, मतलब उसका अलजेब्राइक एरिया 0 है। एरिया 0 है क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन तो रिप्रेजेंट करता है अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया को। चलिए एक ग्राफ से मैं बतला रहा हूं, समझिएगा आप। ये लिख लीजिए पहले, ये पॉइंट 4 मैं इस ग्राफ से समझा रहा हूं। क्या मैंने बतलाया? किसी भी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, उसका मतलब क्या? उसका एरिया 0 है, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया को। मतलब एरिया 0 है, मतलब जितना x एक्सिस से ऊपर ग्राफ बन रहा होगा उतना ही कवर x एक्सिस से नीचे बन रहा होगा, तभी उसका अलजेब्राइक एरिया 0 होगा। क्योंकि x एक्सिस से एबव जो होता है हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और x एक्सिस से नीचे नेगेटिव साइन लेते हैं, तब वो प्लस माइनस कट जाएगा तो एरिया 0 आ जाएगा। एरिया 0 आ गया मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 आ गया। तो वही लिखा हुआ है, अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 आ जाए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ f(x), मतलब एक रूट f(x) का आएगा ही आएगा। इसका मतलब ग्राफ से समझिए। अगर मान के चलिए x=a और x=b में हमें इंटीग्रेट करना है फंक्शन f(x) को। इसका अलजेब्राइक एरिया कब 0 होगा? जब जितना x एक्सिस से ऊपर ग्राफ बन रहा होगा, एरिया सेट कर रहा होगा, उतना सेम x एक्सिस से नीचे करेगा, तभी तो कट पिट जाएगा, तभी तो एरिया उसका 0 आएगा ना, तभी उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 होगा। मतलब ग्राफ कहीं ऐसा बन रहा होगा, मतलब x एक्सिस जितना ये पार्ट होगा, मान चलिए ये एरिया सेट किया 3 यूनिट, मतलब ये भी उतना ही कवर करेगा, तभी 3 ये -3 कटेगा,
क्योंकि अलजेब्राइक सम करते आप मतलब नॉर्मल सम एक्स एक्सिस से ऊपर 3, इस फंक्शन का मान चलिए इंटीग्रेट करना हो एफ एक्स एक्स एक्सिस में, ये एरिया कुछ कवर करता है, मान चलिए 3 यूनिट, ये नकली ग्राफ है, ये मान चलिए मैंने मान लिया 3 यूनिट कवर करता, ये सेम पोर्शन इतना कवर कर रहा मतलब ये भी 3 यूनिट कवर करता, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है इसका, अलजेब्राइक सम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स एक्सिस एबव तो 3, नीचे करेगा तो -3, 3 - 3 कट जाता तो 0 आ जाता, मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 आ जाता। अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 आ जाता तो ठीक है, मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 आ गया, मतलब उसका अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया 0 आ गया। यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, अगर इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 आया, क्या ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, ये बिल्कुल कट करेगा। एक्स से अगर ग्राफ से हमें बताना हो रूट क्या है, तो रूट क्या होता है ग्राफ से बताना, मतलब जहाँ कट करे एक्स एक्सिस को ग्राफ वही उसका रूट होता है। आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक में, जहाँ ग्राफ कट करे एक्स एक्सिस को उसका एक्स कोऑर्डिनेटिंग रूट कहलाता है, क्योंकि इस पर तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ तो वाई 0 है, इसलिए कहीं ना कहीं एक जगह तो ये कट करेगा ही करेगा। जब डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 होगा तो मतलब एरिया 0 होगा, तो जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना नेगेटिव एरिया होगा, तभी 0 हो पाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कटेगा तो कहीं ना कहीं तो एक जगह तो कट करेगा ही एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, वही लिखा हुआ है। देन एटलीस्ट 1 रूट ऑफ एफ एक्स, तो एक रूट तो होना ही होना फिक्स है। रूट ग्राफ से हम कैसे बताते हैं, जहाँ ग्राफ कट करे एक्स एक्सिस को, ठीक है, वही क्या होता है, रूट होता है। एक एग्जांपल और समझिए, ग्राफ से हमें बताना हो क्या इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है क्या, अगर 0 है क्या इसका रूट क्या आएगा, मान के चलिए इस फंक्शन को आप A2 में एक ग्राफ ऐसा बना, और सेम पोर्शन ग्राफ एक ऐसा बना, ठीक है, सेम पोर्शन ग्राफ कैसा बना, एक ऐसा बना, तो जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे अगर बन रहा है, क्या इसका अलजेब्राइक एरिया 0 है, ये बिल्कुल है। जितना एरिया पोर्शन कवर कर रहा है A to B में, उतना ये भी अगर पोर्शन कवर कर रहा है, क्या आप बताएंगे इसका एरिया 0 है, मतलब एक्स एक्सिस से एबव जितना एरिया होगा वही एक्स एक्सिस से नीचे एरिया कवर कर रहा है। सर एरिया तो 0 है इसका, ठीक है, लेकिन सर ये जब एरिया 0 है मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, अगर सर डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है तो सर आपने लिखवाया अभी देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ एफ एक्स, मतलब एक रूट तो एफ एक्स का पक्का फिक्स है। सर रूट तो आया ही नहीं, कहीं कट किया ही नहीं एक्स एक्सिस को, तो फिर कंडीशन फेल हो गया। फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या एक चीज समझिएगा, अगर रूट यहाँ पर मैंने एक चीज जानबूझ के नहीं लिखा, 1 रूट तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़े होंगे, अगर हमें ग्राफ से कंटिन्यूटी बताना हो तो हम कैसे बताते हैं, मतलब ग्राफ ड्रॉ करते वक्त बोर्ड पे से मतलब आपके कॉपी पर से पेन नहीं उठना चाहिए, अगर पेन उठ गया तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब ग्राफ ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ऊपर तो पेन ऐसे आया, अगर ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा था जब मैंने, तो कहीं पेन उठा, अब अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए कहीं पेन नहीं उठेगा। अगर पेन नहीं उठा कहीं, ग्राफ से हमें कंटिन्यूटी बताना हो, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर पेन जैसे ही उठ गया आपका पेन कॉपी पर से, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए इस ग्राफ में क्या हुआ, यहाँ पे आए ये ग्राफ बना, फिर पेन उठ गया, तब ये ग्राफ बन रहा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस मैंने यहाँ पे जानबूझ कर नहीं लिखा था, 1 रूट कब पॉसिबल होगा, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस था इसलिए एक रूट पॉसिबल हुआ। सर इसका भी तो एरिया 0 था, लेकिन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसलिए इसका एरिया, इसलिए ये एटलीस्ट कम से कम एक जगह एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। तो लिखिए इफ रूट थ्योरी पॉसिबल, इफ रूट थ्योरी पॉसिबल, नोट करके लिखिए, इफ रूट थ्योरी
possible then function is continuous, f of x is continuous। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक क्वेश्चन लिखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए। एक सवाल लिखिए। सवाल है, इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c बराबर 0, देन प्रूव दैट पीटी प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज अ रूट इन a to b, सॉरी 0 to 1। इसका एक प्रूफ तो आप मीन वैल्यू थ्योरम से भी दे सकते हैं। मैं इसको अभी जो पढ़ा थ्योरी उससे मैं करवा रहा हूँ, समझिएगा। क्या दिया हुआ, इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c का वैल्यू हमें दे रखा है 0, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज अ रूट इन 0,1। मतलब कह रहा ये फंक्शन है एफ एक्स, कह रहा है क्या इसका एक रूट 0 और 1 के बीच आएगा क्या, ये हमें पूछ रहा है करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब उल्टा अब जा रहे हैं। अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, मतलब उसका कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा, पक्का, ये फिक्स है, समझे। एक रूट तो पक्का उसका फिक्स आएगा ही आएगा। तब उल्टा क्या यूज कर रहे हैं, अगर एक रूट आ रहा है मतलब उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है। वी कैन मतलब इसको एफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैंने क्या बतलाया अभी जस्ट पॉइंट 4 में मैंने बतलाया था, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 आ रहा है मतलब उसका एक रूट कम से कम तो आएगा ही आएगा ए और बी के बीच में। ठीक है, उस फंक्शन का वही उसका अब जस्ट उल्टा यूज कर रहे हैं। अगर किसी भी फंक्शन का एक रूट आ रहा है ए टू बी में, यहाँ ए टू बी क्या है 0 से 1 के बीच, तो वो फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। मतलब इसका क्वेश्चन वाला खुद करा एक रूट आ रहा है 0 से 1 के बीच में, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब एफ एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 के बराबर होना चाहिए 0 से 1 के बीच। चेक कर लेते हैं होता कि नहीं, है कि नहीं। एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिमिट क्या है 0 से 1, क्वेश्चन वाला खुद दे रखा है। अब इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कीजिए डॉट डी एक्स, देख लेते हैं 0 के बराबर आता है कि नहीं। अगर आ गया तो रूट पॉसिबल है, संभव है, तब प्रूव हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते अलग अलग 3 फंक्शन सब में है, अलग अलग करते जब आप क्या लिखते हैं 2ax, सॉरी लिमिट बाद में रख देंगे, ax क्यूब डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपॉन 3, ये तो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का एक्स पावर n प्लस 1, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाते एक्स पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी एक्स। लिमिट रखिए 0 से 1, मतलब लिमिट जो है वो किसका वैल्यू होता है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का, मतलब x है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1, मतलब a इंटू 1 क्यू, मतलब a/3 प्लस b/2
प्लस सी इंटू 1c और माइनस रखते हैं -0, ये तो 0 हो जाता सारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेते तो कितना आता 6 एलसीएम आता, ऊपर क्या आता 3 दूनी 6 2a प्लस 3b प्लस 6c और क्वेश्चन वाला ऑलरेडी दे रखा है 2a प्लस 3b प्लस 6c का वैल्यू 0, 0.6 मतलब 0 आ गया प्रूफ। इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 के बराबर आ गया, मतलब एक रूट तो पॉसिबल ही पॉसिबल है। उसका मैंने उल्टा थ्योरी यूज किया, उल्टा उसमें क्या था पॉइंट 4 में अगर किसी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है उसका कम से कम इंटरवल में एक रूट तो फिक्स है। इन क्वेश्चन में दे रखा था एक रूट दे रखा, अगर एक रूट दे रखा हो मतलब उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 होगा। वही अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन हम चेक कर लिए 0 के बराबर आ गया, मतलब ये पॉसिबल है, एक रूट संभव है, प्रूव्ड। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा डॉट डी एक्स बराबर 0, देन लिमिट दे रखा है 0 से 1 के बीच, कह रहा है देन अल्फा ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी कह रहा है अल्फा लेस देन 1, ऑप्शन 3 कह रहा है अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 1, ऑप्शन 4 कह रहा है अल्फा ग्रेटर देन 1। सॉल्यूशन देखेंगे क्या कह रहा, इस फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, क्वेश्चन वाला ऑलरेडी दे रखा है 0 है, ऐसा नहीं 0 लाना है, 0 ऑलरेडी दे रखा है। देन आप इसका मान बताइए अल्फा का क्या क्या वैल्यू आएगा। अब एक चीज़ समझिए, मतलब इस फंक्शन जो है इस फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, इसका मतलब क्या मैंने बतलाया, अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है तो उसका इंटीग्रेशन 0 कब होगा, जब जितना एरिया ऊपर कवर कर रहा होगा एक्स एक्सिस से ऊपर उतना नीचे कर रहा होगा, तभी कट पीट जाएगा, तभी 0 के बराबर होगा, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है अलजेब्राइक सम को ऑफ एरिया। एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव लेते हैं, कट जाता तभी 0 के बराबर होता, वही चीज़ बताना है हमें। इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 के बराबर है। अगर आप इसको मेथड 1 से करते हैं, आप सोचते अलग अलग करने के लिए, आप अलग अलग जब करते हैं इसको क्या लिखते हैं 0 से 1 ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ई के पावर में एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा डॉट डी एक्स, यही सोचते हैं। इसमें तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए सोचते हैं, एक्स स्क्वायर को टी के बराबर करते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग इंटीग्रल हो गया, इसको तो आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है ये असंभव इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। अल्फा तो कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स है, अल्फा को आप बाहर निकाल लेंगे, ये जो तब क्या बचेगा अंदर ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो मेथड 1 तो फ्लॉप कर गया, मेथड 1 रिजेक्ट। अब मेथड 2 के बाद बात करते हैं हम। मेथड 2 की बात अगर बात करते हैं हमें तो अगर तब तो एक ऑप्शन ग्राफ ही आता है,
मतलब इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, मतलब इसका एरिया 0 हो। एरिया कब 0 होगा? जब जितना एक्स एक्सिस ऊपर कवर कर रहा होगा उतना एक्स एक्सिस से नीचे कवर कर रहा हो, तभी उसका एरिया 0 होगा, वरना तो उसका एरिया 0 नहीं होगा ना। क्या समझिएगा, इसका तो हमें ग्राफ भी नहीं पता है, ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा का। फिर ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? एक नकली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 0 से 1 के बीच, मतलब x इक्वल टू 0 और 1 के बीच। ये x का ही वैल्यू है ना, लिमिट x इक्वल टू 0 किसका वैल्यू होता है? y एक्सिस का। y एक्सिस का क्वेश्चन होता है ना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच कोई ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, नकली ग्राफ। मान लीजिए ग्राफ हम ये बना लिए, ठीक है। तो ये जो है इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ग्राफ एक्स एक्सिस कट किया, तभी एरिया 0 आएगा। इसे बना लेते हैं, अगर जितना ऊपर कवर कर रहा है उतना नीचे, तभी एरिया जितना एरिया ये सेजेड किया वही एरिया सेजेड किया होगा, तभी उसका एरिया 0 होगा। एक्सिस से ऊपर एक्सिस से नीचे कट जाएगा, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन वाला खुद दे रखा है डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 है, मतलब एरिया 0 होगा। एक्सिस से ऊपर जितना ये कवर कर रहा है वही पार्ट नीचे कवर कर रहा होगा, तब एरिया कट भी जाएगा, 0 के बराबर आया। तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस कट किया, ये बिल्कुल कट करेगा, क्योंकि एरिया 0 होने का मतलब जैसे मैंने पॉइंट 4 में बतलाया था, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जरूर वो कट करेगा। ये पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट कौन सा? जहाँ y 0, y क्या हो? 0, y 0